हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। गवर्नमेंट जॉब्स वैसे तो बहुत कम निकलती हैं, बट कभी कभी गवर्नमेंट जॉब्स एक साथ बल्क में इतनी सारी निकलती हैं और उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इतने सिंपल रहते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स उसका फ़ायदा उठा सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी की, जिसको हम लोग शॉर्ट में IICT बोलते हैं। ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक CSIR की लैब है और यहाँ पे पोजीशन निकली हैं साइंटिफिक पोजीशंस, रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिफिक पोजीशंस ग्रुप 4 इन CSIR IICT। और यहाँ पे दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट नंबर। यहाँ पे मास्टर्स के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं और PhD के भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 30+ यहाँ पे वैकेंसीज़ आई हुई हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप यहाँ पे एलिजिबल हैं तो ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है डायरेक्टली साइंटिफिक पोस्ट पे आपके रिक्रूटमेंट के लिए। इस वीडियो में मैं सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लास्ट डेट क्या है, फॉर्म कैसे सबमिट कर सकते हैं, कौन सा पोर्टल है फॉर्म सबमिट का। ये सारी की सारी बातें आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये लिंक देख लीजिए, ये लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको अभी जल्दी से बता देता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, हमारे एफर्ट्स पसंद आते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले तो जब आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ये इस पेज के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी हुई है। देखिए, स्टार्टिंग डेट फॉर रजिस्ट्रेशन फी सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 8 नवंबर 2024 एंड 9 बजे सुबह से ये फॉर्म ओपन हो जाएगा 8 तारीख को। तो आज 11 तारीख है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ऑब्वियसली यहाँ पे फॉर्म फिल करने का प्रोसेस चालू हो चुका है। लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की 9 दिसंबर 2024 है और 11:59 पे ये फॉर्म फिल करने का जो प्रोसेस है वो एंड हो जाएगा। अब आपको सबसे पहले यहाँ पे इस पेज के ऊपर आकर के रजिस्टर करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया हुआ है। पहले आप यहाँ पे आकर के रजिस्ट्रेशन कर लें। तो क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन, पहले आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें। उसके बाद ईमेल आईडी अपना डालें वहाँ पे, उससे OTP जनरेट होगा और आपके ईमेल इनबॉक्स में चला जाएगा। हो सकता है स्पैम में जाए, उसको चेक कर लीजिएगा। अपना टाइटल नेम और कॉन्टैक्ट नंबर, पासवर्ड वगैरह वो सब चीज़ें वहाँ पर एंटर करिए, सबमिट कर दीजिए। और उसके बाद आपको एक ईमेल आईडी पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भेजा जाएगा। उसकी मदद से आप लॉगिन करिए और लॉगिन करने के बाद आप पूरा का पूरा फॉर्म यहाँ पे फिल इन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। जैसे कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से स्टूडेंट्स भर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट कॉपी दिया हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करें और आप एक नए पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ये PDF है, इसमें सारी डिटेल्स दी हुई है। मैंने ऑलरेडी PDF डाउनलोड कर रखा है, तो जल्दी से इसको आपके साथ साथ मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले तो एडवर्टीज़मेंट नंबर देख लीजिए, 01/2024 और डेट है इसकी 7/11/2024। अब यहाँ पे फॉर्म फिल करने की डेट मैंने आपको बता दी है, एंड होने की भी डेट मैंने आपको बता दी है। और यहाँ पे देख सकते हैं यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर रिसर्च साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट करियर्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब आपको पता ही है CSIR IICT के बारे में, ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, CSIR के अंडर में आता है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो ये लोकेटेड कहाँ पे है, हैदराबाद में लोकेटेड है। यानी कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप यहाँ पे हैदराबाद में जा कर के आपको काम करना होगा। अब बात करते हैं कौन कौन सी पोजीशन है। देखिए, यहाँ पे साइंटिस्ट की पोजीशन है। टोटल नंबर ऑफ़ पोजीशन 31 है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी के पोजीशंस 13 हैं, EWS की 2 हैं, OBC NCL की 8 हैं, SC की 5 हैं, ST की 1 है, और उसके बाद अनरिजर्व्ड फिजिकली डिसेबल्ड 1, अनरिजर्व फिजिकली डिसेबल्ड अदर 01। अब यहाँ पे जो पे स्केल है वो लेवल 11 की फॉलो होगी। टोटल इमोल्यूमेंट्स जो बैठेंगे वो 1,34,907 रुपये आएगा, इंक्लूसिव ऑफ बेसिक पे, DA, HRA एंड TA ट्रैवल अलाउंस के साथ में मिला करके ये 1,34,907 रुपीज़ के लगभग आएगा। और 32 साल यहाँ पे अब मैक्सिमम एज लिमिट है, यानी कि इससे ऊपर आपकी एज नहीं जानी चाहिए। अपर एज लिमिट यहाँ पे बताई जा रही है। अब जल्दी से इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, साइंटिस्ट S01, यहाँ पे सीरियल नंबर्स दिए हुए हैं और साथ ही साथ नीचे दिया हुआ है ये कौन से कैटेगरी की पोजीशन है। तो ये अनरिजर्व्ड की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं PhD थीसिस सबमिटेड इन साइंस,
तो यहाँ पे पीएचडी वालों के लिए पोजीशन है साइंस के लिए, केमिकल साइंस वाले भी कर सकते हैं, केमिस्ट्री वाले भी कर सकते हैं। डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे दी हुई है और राइट हैंड साइड पे जॉब रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखिए साइंटिस्ट की सेकंड पोजीशन है, यहाँ पर भी साइंस में, केमिकल साइंस में, केमिस्ट्री में होनी चाहिए। फिर यहाँ पे देखिए पीएचडी थीसिस सबमिटेड इन साइंस, केमिकल साइंस एंड फाइटोकेमिस्ट्री, यहाँ पे 2 पोजीशन है, एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, एक एससी की, और ऊपर वाली एक ईडब्ल्यूएस पोजीशन थी। यहाँ पे साइंस की 4th पोजीशन है, पीएचडी थीसिस सबमिटेड इन साइंस, केमिकल साइंस एंड केमिस्ट्री। फिर उसके बाद यहाँ पे पोजीशन जो है वो ओबीसी के लिए है, यहाँ पे साइंटिस्ट S05 है इसका सीरियल नंबर, पीएचडी थीसिस सबमिटेड इन साइंस, केमिकल साइंस, केमिस्ट्री, पॉलीमर साइंस, और यहाँ पे जो पोजीशन है वो एससी स्टूडेंट्स के लिए है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट की पोजीशन है S06, अनरिजर्व कैटेगरी की पोजीशन है, साइंस, केमिकल साइंस, केमिस्ट्री में। इसके अलावा साइंटिस्ट S07, साइंस, केमिकल साइंस, केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस के लिए। और यहाँ पे कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री आपका कोर एरिया होना चाहिए। यहाँ पे देखिए फिर से S08 पे साइंटिस्ट की पोजीशन है एससी कैटेगरी की, और यहाँ पे साइंस, केमिकल साइंस, केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल साइंसेज में आई हुई है पोजीशन। एचपीएलसी के ऊपर यहाँ पे काम आपको आना चाहिए। S09 पे एक पोजीशन है ओबीसी की, और यहाँ पे साइंस, केमिकल साइंस, केमिस्ट्री और फिजिकल साइंसेज को अलाउ कर रखा है। यहाँ पे आपको एनएमआर मेथड्स के ऊपर काम करना आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे आप साइड बाय साइड यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है उसको आप खुद से देखते रहिएगा, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन अगर आपके पास नहीं भी है तब भी मेरी समझ से आपको अप्लाई करना चाहिए, क्या पता कि सिलेक्शन हो ही जाए। उसके बाद देखते हैं साइंटिस्ट की पोजीशन है S10, और यहाँ पे देख सकते हैं पीएचडी थीसिस सबमिटेड है अगर आपकी ऑयल टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी विद लिपिड प्रोसेसिंग। इसके अलावा अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री है, एमई है या एमटेक है, ऑयल टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी और लिपिड प्रोसेसिंग, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मास्टर्स की डिग्री वाले भी, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, चाहे पीएचडी वाले हों चाहे मास्टर्स वाले हों, कोई एक्सपीरियंस नहीं कंसिडर किया जा रहा। उसके बाद देखते हैं साइंटिस्ट की पोजीशन S11, सीरियल नंबर 11 पे। यहाँ पे पीएचडी की डिग्री मांग रहे हैं, पीएचडी थीसिस सबमिटेड, सॉरी डिग्री ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास थीसिस सबमिटेड भी है मास्टर्स के बेसिस पे आपको सेलेक्ट कर लेंगे। विद फ्लोरिनेशन और ऑर्गेनोफ्लोरीन केमिस्ट्री एज द कोर एरिया ऑफ रिसर्च। अगेन यहाँ पे आपको पीएचडी की थीसिस सबमिशन का सर्टिफिकेट ज़रूर देना पड़ सकता है। अब साइंटिस्ट S12 में देखते हैं, पीएचडी थीसिस सबमिटेड इन साइंस, केमिकल साइंस, केमिस्ट्री विद सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज कोर एरिया। नेक्स्ट देखिए S13 है, साइंस, केमिकल साइंस, केमिस्ट्री, एंजाइम कैटलाइज्ड ऑर्गेनिक सिंथेसिस में यहाँ पे आपका डोमेन होना चाहिए। फिर S14 पे देखते हैं, पीएचडी थीसिस सबमिटेड इन साइंस, केमिकल साइंस एंड केमिस्ट्री। और पोजीशंस देखते जाइएगा, जैसे कि यहाँ पे 2 पोजीशन थी अनरिजर्व्ड और ओबीसी की, यहाँ पे एक पोजीशन थी अनरिजर्व्ड की, यहाँ पे एक पोजीशन है एसटी कैटेगरी की, यहाँ पे एक पोजीशन है ओबीसी की, यहाँ पे एक पोजीशन है अनरिजर्व्ड की। तो ये ज़रूर देखते हुए चलिएगा, अदरवाइज़ कन्फ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे S15 पे आते हैं, एक पोजीशन है ओबीसी की और साइंस, केमिकल साइंस और केमिस्ट्री में आई हुई है, थीसिस सबमिटेड होनी चाहिए। अब यहाँ से अभी तक तो देखिए 15 पोजीशन तक आपकी मेजरली साइंस, केमिकल साइंस और केमिस्ट्री के बारे में था, लेकिन यहाँ से देखिए बायोलॉजिकल साइंसेस की वैकेंसीज चालू हो गई हैं। अब यहाँ से S16 से, सीरियल नंबर 16 से आ रही है 2 पोजीशन, एक अनरिजर्व्ड एक एससी की, और यहाँ पे बायोलॉजिकल साइंसेस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक, इन्वायरमेंटल साइंसेस, बायोटेक्नोलॉजी की पोजीशन है ये। और यहाँ पे आपके पास बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए या आपका एरिया ऑफ रिसर्च होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपके पास एमई या एमटेक बायोटेक्नोलॉजी है, बायो प्रोसेस प्रोडक्ट्स में, डेवलपमेंट में, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब आ जाइए S17 में, यहाँ पे पीएचडी आपकी थीसिस सबमिटेड है अगर इन्वायरमेंटल साइंसेज में, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में, इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में। आपके पास इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट का एरिया ऑफ रिसर्च होना चाहिए, और एमटेक है अगर इन सब्जेक्ट्स में तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और एमटेक के दौरान भी आपका कोर एरिया ऑफ रिसर्च ये होना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो सीरियल नंबर S18 है, पीएचडी थीसिस सबमिटेड इन केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इंजीनियरिंग या फिर
आपके पास ME M.Tech इन केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इंजीनियरिंग होना चाहिए और एनारोबिक डाइजेशन कोर एरिया ऑफ रिसर्च होना चाहिए। यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी की पोजीशन है। S19 के ऊपर जाते हैं, एक पोजीशन OBC की है। यहाँ पर भी देखिए लाइफ साइंस की पोजीशन है, साइंस, लाइफ साइंस, बायोलॉजी। और अगर आपके पास PhD थीसिस सबमिटेड नहीं है तो मास्टर्स की डिग्री के बेसिस पे भी यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। ME M.Tech इन बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं सीरियल नंबर 20 S20 दिया हुआ है। PhD थीसिस सबमिटेड इन साइंस, लाइफ साइंस, फार्मास्यूटिकल साइंसेज। और इसके बाद देखिए S21 पे 2 पोस्ट हैं, एक अनरिजर्व्ड की और एक अनरिजर्व फिजिकली डिसेबल्ड की। और यहाँ पर भी PhD थीसिस सबमिटेड केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी या मास्टर्स भी इसी सब्जेक्ट में होना चाहिए। फिर आइए साइंटिस्ट S22 की पोजीशन है। यहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी में PhD थीसिस सबमिटेड या मास्टर्स सेम एरिया में। और यहाँ पे जो मेन एरिया है यानी कि आपका कोर एरिया ऑफ रिसर्च जो है उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा कि वो कोर एरिया ऑफ रिसर्च आपके पास होना चाहिए। फिर साइंटिस्ट की पोजीशन आई है S23 बोल रहे हैं। ये एक पोस्ट है EWS की। यहाँ पे थीसिस सबमिटेड हो अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या फिर मास्टर्स हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आते हैं S24, एक अनरिजर्व पोजीशन है, साइंस, केमिकल साइंस, केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी। और इसके अलावा अगर मास्टर्स है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर से ये लाइफ साइंस की पोजीशन है मेजरली, आप देख सकते हैं कि साइंस, केमिकल साइंस, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी। और यहाँ पर मास्टर्स भी सेम एरिया में मांगा जा रहा है, अगर मास्टर्स भी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। S25 साइंटिस्ट S25 पोजीशन है। अब यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट S26 सीरियल नंबर है, एक पोजीशन है अनरिजर्व्ड की। यहाँ पे ऊपर में एक पोजीशन अनरिजर्व्ड की फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी में आई हुई है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अलग नैनो साइंस को भी यहाँ पे अलाउ कर रखा है, बाकी साइंस, केमिकल साइंस, फार्मास्यूटिकल साइंसेस को अलाउ कर रखा था, यहाँ पे मास्टर्स वालों को अलाउ नहीं कर रखा है। ऊपर में हर जगह आप देखते जाइएगा कि आपका जो मेजर एरिया ऑफ रिसर्च मांग रहे हैं वो कौन सा है। अगर आपको एरिया ऑफ रिसर्च वो रहा है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। अब कई जगह पे आप देख सकते हैं जैसे UR का मतलब है अनरिजर्व्ड, SC का मतलब है शेड्यूल्ड कास्ट, ST का मतलब है शेड्यूल्ड ट्राइब, OH का मतलब है ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड। तो इस तरीके से बहुत सारे एब्रीविएशंस ऊपर यूज़ किए गए हैं, तो आप एब्रीविएशंस को यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें बेनिफिट्स ऑफ सर्विसेज में तो ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब है, तो यहाँ पे आपको DA दिया जाएगा, हाउस रेंट अलाउंस दिया जाएगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जो जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपको यहाँ पे दी जाएंगी। इसके अलावा रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस, लीव, ट्रैवल कंसेशन एंड चिल्ड्रन एजुकेशनल अलाउंसेस भी यहाँ पे आपको CSIR गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के हिसाब से दिया जाएगा। नेशनल पेंशन स्कीम में आप इनरोल रहेंगे। और ये कुछ कुछ डिटेल्स हैं बेसिकली, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, ये मेजर चीज़ें हैं। याद रखिएगा कि यहाँ पे आपको इंडिया का सिटीज़न होना बहुत ज़रूरी है। ऑल एप्लीकेंट्स मस्ट फुलफिल एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, आपकी ज़रूर पूरी हो जानी चाहिए और जो कंडीशंस मेंशन्ड है वो पूरी होनी चाहिए। अगर आप इनएलिजिबल हैं, इंक्वायरीज रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी विल नॉट बी एंटरटेन। जो चीज़ें स्ट्रिक्टली दी हुई हैं इस ब्रोचर में उसी के हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी डिसाइड होगी और कोई मतलब ये कोई भी इंक्वायरी एंटरटेन नहीं करेंगे, ये यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। अच्छा देखिए, कंप्लीशन ऑफ PhD मास्टर्स डिग्री विल बी रिकन फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोविजनल सर्टिफिकेट, नोटिफिकेशन ऑफ रिजल्ट, अवॉर्डेड डेट, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ दी हुई है कि कब से आपका जो PhD थीसिस, PhD को मान्यता कब से दी जाएगी वो यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है, ओके। और तो यहाँ पे ये चीज़ देखिए, ये है द डेट ऑफ डिटरमाइनिंग द अपर एज लिमिट, क्वालिफिकेशन एंड और एक्सपीरियंस शैल बी द क्लोजिंग डेट प्रिस्क्राइब्ड फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट है उसी को यहाँ पे जो डेट ऑफ अपर एज लिमिट को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हैं। इसमें किस तरीके से सिलेक्शन होगा, पहले तो आपकी स्क्रीनिंग होगी एंड सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स विल बी कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली। इसके बाद अगर आपकी कोई भी जो इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की अगर वो गलत होती है तो आपको डिबार कर दिया जाएगा, ये भी बात है, ठीक है, ओके। यहाँ पे देखिए, ओनली आउट स्टेशन कैंडिडेट्स कॉल्ड एंड फाउंड एलिजिबल फॉर इंटरव्यू मे बी पेड सिंगल
to and fro second class rail fare from the actual place of undertaking the journey or from the normal place of their residence। तो ये बात याद रख सकते हैं कि अगर जो आउट स्टेशन कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे रेल का ट्रेन का जो फेयर है वो टू एंड फ्रो फेयर दिया जा सकता है। अब इसके बारे में कोई कंफर्मेशन यहाँ पे नहीं दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इफ़ कैंडिडेट्स रिजाइडिंग अब्रॉड दे मे रिक्वेस्ट टू अटेंड द इंटरव्यू ऑनलाइन और हैव देयर कैंडिडेचर कंसिडर्ड इन एब्सेंशिया बाय सिलेक्शन कमिटी। दिस रिक्वेस्ट मस्ट बी सबमिटेड इन राइटिंग, हाउएवर द डिसीजन ऑफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी इन दिस रिगार्ड शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपका मान लीजिए कि यहाँ पे इंटरव्यू कॉल आ जाता है तो आप अगर अब्रॉड में हैं तो आप ऑनलाइन यहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हैं, ये एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। ये हो गया, मेजरली ये चीज़ें दी गई हैं, ओके। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। एज रिलैक्सेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से होगा। 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा SC ST को और 3 साल का OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स को एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जा सकता है, ओके। और नीचे स्क्रॉल करते हुए जा सकते हैं कि यहाँ पे जो एफिडेविट्स वगैरह हैं, जो आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं वो आपको बनवा करके यहाँ पे देने होंगे, सबमिट करने होंगे, ये दिया हुआ है। और ये वही चीज़ रिजर्वेशंस के बारे में दिया हुआ है। मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बात करता हूँ, तो क्या किस तरीके से सिलेक्शन होगा। यहाँ पे एक स्क्रीनिंग कमेटी कंस्टिट्यूट की जाएगी बोर्ड के द्वारा और वो अपना जो शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया है वो फॉलो करेगी और उसके बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू करने के लिए बुलाया जा सकता है। किसके हिसाब से? ऑन द बेसिस ऑफ हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ पेटेंट फाइल्ड पब्लिकेशंस, इन सब के बेसिस पे। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ इन द बेसिस ऑफ क्वालिटी नंबर एंड ऑथरशिप पेपर्स की जो ऑथरशिप होगी। इसके अलावा PhD डिसिप्लिन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट या सेमिनार के बेसिस पे। तो ये कुछ क्वालिफ़िकेशंस हैं जिनके बेसिस पे उनको कॉल किया जा सकता है इंटरव्यू के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी गई है, कैन बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू बाय एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स, ठीक है ना। ये हो गया। अब अप्लाई कैसे करना है मैंने आपको मोरलेस बता ही दिया था। ऊपर वहाँ पे दिया हुआ था रजिस्ट्रेशन का बटन, रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद सारा का सारा फॉर्म जो है वो फिल करना है। लास्ट डेट वगैरह मैंने आपको बता दी है। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है? 500 रुपये है और यहाँ पे आप SB कलेक्ट ऑप्शन से इसको पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसके ऊपर जा कर के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तेलंगाना IICT पे जाना है और उसके बाद आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, फ़ीस पे कर सकते हैं, सॉरी, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि आपका बोर्ड या इंस्टीट्यूट CGPA, SGPGA, OGPA, DGPA या CPI ग्रेड्स वगैरह देता है तो आपको उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो आपका यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट का ही फॉर्मूला होता है उसी के थ्रू आपको उसको परसेंटेज वगैरह में कन्वर्ट करना पड़ता है। ओनली 1 एप्लीकेशन पर कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड फॉर ईच पोस्ट कोड। अगर आप मल्टीपल ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर द सेम पोस्ट कोड आप डाल रहे हैं डिफरेंट ईमेल एड्रेसेस पे, ओनली द मोस्ट रिसेंटली कंप्लीटेड एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड, ठीक है। तो यानी कि आप मल्टीपल पोस्ट कोड पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आप फुलफ़िल कर रहे हैं एलिजिबिलिटी को तो, लेकिन आपको सेपरेट एप्लीकेशन भेजनी पड़ेगी एक्सक्लूडिंग प्राइमरी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स अलॉन्ग विद द रिक्विजिट एप्लीकेशन फ़ी सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट कोड। हर पोस्ट कोड के लिए आपको सेपरेटली फ़ीस पे करनी पड़ेगी। तो हाँ, आप अप्लाई कर सकते हैं मल्टीपल पोजीशंस के लिए, लेकिन अगेन सारे के लिए आपको अलग अलग फ़ीस पे करनी पड़ेगी। अब आफ्टर फाइनलाइजिंग द एप्लीकेशन द कैंडिडेट्स मस्ट अपडेट द पेमेंट डिटेल्स इफ एप्लीकेबल एंड क्लिक फाइनल सबमिट टू सक्सेसफुली सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है ना। कैंडिडेट शुड नॉट send a hard copy of the application after submission. They will be requested to submit hard copy at the appropriate time. तो आपको फॉर्म फिल करने के बाद यहाँ पे हार्ड कॉपी भी नहीं भेजनी है, वो आपसे मांग ली जाएगी जब ज़रूरत होगी तो, और लेकिन आपके पास अपनी ये कॉपी होनी ज़रूर चाहिए, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पे देना पड़ेगा।
तो ये यहाँ पे डिटेल्स हो गई। जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। आपको एसबी कलेक्ट की फ़ी रिसिप्ट देनी होगी, रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ देना होगा, सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा, मैट्रिकुलेशन 10th स्टैंडर्ड की आपको मार्कशीट वगैरह देनी होगी, गज़ेट नोटिफिकेशन एफिडेविट अगर आपके नाम में कोई मिसमैच वगैरह हुआ है तो उसको देना होगा, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स देने होंगे, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है वो डालना होगा, फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन अगर ओबीसी वगैरह है तो आपको उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी। और इसके अलावा डिक्री अगर आपका अप्रोप्रिएट कोर्ट ऑफ लॉ फॉर विडो वगैरह के लिए ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत पड़ेंगे। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। एनओसी सर्टिफिकेट देना पड़ सकता है, 1 पेज सिनोप्सिस एब्स्ट्रैक्ट पीएचडी थीसिस एमटेक डिसर्टेशन देना होगा, और उसके बाद लिस्ट ऑफ रिसर्च पब्लिकेशंस वगैरह भी यहाँ पे देना पड़ सकता है। तो ये कुछ हो गया। और इसके बाद यहाँ पे देखिए फॉर्मेट्स ऑफ सर्टिफिकेट्स के बारे में दिया हुआ है। तो कौन कौन से सर्टिफिकेट्स में भी ये देखिए ये एनेक्चर्स दिए हुए हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। जैसे कि एनओसी की मान लीजिए ज़रूरत पड़ रही है आपको, तो एनओसी का फॉर्मेट ये होना चाहिए। इसके अलावा अगर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं आप तो इसका फॉर्मेट ये होना चाहिए। इसके अलावा अगर एससी कैंडिडेट्स हैं, एसटी कैंडिडेट हैं तो इसका फॉर्मेट ये होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप बैकवर्ड क्लास के हैं, ओबीसी के हैं, तो इसका इस तरीके का फॉर्मेट आपको इस्तेमाल करना है। तो ये डिटेल्स हो गई। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। SEWS के लिए है फॉर्मेट ये, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में फॉर्म भरेंगे अगर आप एलिजिबल होंगे तो। वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।